हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, द स्टेट कमीशन। द स्टेट कमीशन से करना था। अब स्टेट कमीशन क्या होता है? वो कमीशन होती है जो स्टेट के अंदर जो भी उनका पर्टिकुलर स्टेट है, उनके जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, उनको क्या करती है? सॉल्व करती है। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है? ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके द्वारा इनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन होती हैं, जिनको क्या कहा जा सकता है? स्टेट कमीशन। ठीक है। फिर उसके बाद है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है हाई कोर्ट का, जो भी जज होता है, उस ये जो है किसके अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उसको क्या बना दिया जाता है? प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनकी भी जो कंसल्टेशन है वो भी लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि यहाँ पर 2 मेंबर्स होते हैं, जो कि वो पर्सन्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, और उनके पास बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। एडिक्वेट नॉलेज और एक्सपीरियंस, यानी कि उतना एक्सपीरियंस, उतनी नॉलेज जितनी उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और उनमें से एक वुमेन ज़रूर होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इनकी जो सिलेक्शन की जाती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा उनको चेयरमैन कहा जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट का जो भी सेक्रेटरी होगा उनको मेंबर्स के कहा जाएगा। और जो भी अदर सेक्रेटरीज होंगे, या जैसे डिपार्टमेंट में जो डील कर रहे हैं उनके इंचार्ज जो होंगे कंज्यूमर अफेयर्स के लिए, तो वो भी मेंबर कहलाए जाएंगे। उसके बाद है सैलरी और होनरियम एंड अदर अलाउंसेस, यानी जो सैलरी है और जो भी अदर उनको कोई सर्विसेज वगैरह या जो भी पेमेंट प्रोवाइड की जाती है, वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको प्रिस्क्राइब करती है कि कितना उनको मिलना चाहिए। देन फिर है टर्म्स एंड एज। क्या टर्म्स होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए? 5 साल तक के लिए इसका टाइम पीरियड होता है, और 67 अप टू एज जो होनी चाहिए वो 67 का होना चाहिए। इससे पहले वाली जो एजेस होंगी उसके लिए वो पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे, और इससे पहले कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन की क्या जुरिस्डिक्शन है कि जो भी यहाँ पे कंप्लेंट्स होंगी उनकी वैल्यू, और जो सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है कंपेंसेशन से रिलेटेड, तो वो कितनी होनी चाहिए? नॉट एग्जीड्स ₹20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा, बट 1 करोड़ से कम। उसके बाद है अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट फोरम विद इन द स्टेट। जो भी ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अगर किए हैं, और जैसे हमने पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, अगर उसके ऑर्डर से जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता है। तो कोई भी अगर ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अगेंस्ट, तो वो भी यहाँ पर स्टेट कमीशन के अंदर लड़े जा सकते हैं। उसके बाद है फिर नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा वही फॉलो होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में हुआ था, कि पहले अपोजिट पार्टी को बताया जाएगा, उसके बाद जो भी वो है अपोजिट पार्टी है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी जो भी सारा का सारा प्रोसेस था उसका डिस्ट्रिक्ट फोरम का, यहाँ पर वही आएगा। ठीक है। उसके बाद है वैकेंसीज विद ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। वैकेंसी अगर हो जाती है तब क्या करेंगे? व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम और द स्टेट कमीशन एज मे बी इज वेकेंट हो जाती हैं, तो सच प्रेसिडेंट एनी अदरवाइज एब्सेंस, या किसी भी तरह से एब्सेंस हैं, तो उनको रीअपॉइंट करा जाता है। और ध्यान में रखा जाता है कि कैसे रीअपॉइंटमेंट करनी है। उसी क्वालिफाइड पर्सन को ही जो क्वालिफिकेशंस उस पर्सन की थी, उन क्वालिफिकेशंस को ही देकर रीअपॉइंट किया जाता है। उसके बाद है अपील। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर। अगर कोई भी पर्सन उस ऑर्डर से एग्रीव्ड, मानी जो पीड़ित पार्टी है, अगर उस ऑर्डर से जो है सेटिस्फाई है तो ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन के पास जा सकती हैं, केस कर सकती हैं, दोबारा अपील कर सकती हैं। और ये जो पीरियड होता है ये 30 दिन के अंदर अंदर उनको दोबारा से अपील करनी होती है। अगर 30 दिन बीत जाते हैं उसके बाद वो अगर अपील करती हैं तो वो माना नहीं जाएगा। उनको डिस्ट्रिक्ट फोरम का ही और जो स्टेट कमीशन है उन्हीं का ही जो भी डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। उसके बाद है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है? इसका इस्टेब्लिशमेंट, इनका भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक नोटिफिकेशन इशू करने के बाद होता है। उसके बाद कंपोजिशन में क्या है? एक पर्सन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो भी प्रेसिडेंट होगा उस जो भी नेशनल कमीशन है उसका। उसके बाद है कि इसमें कोई भी, पहला है कि इसमें 4 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक वुमेन होती है, और ये मेंबर्स भी अच्छे एबिलिटी के होते हैं। इनके पास अच्छा एक एडिक्वेट एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, और इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो
फेस कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। आफ्टर दैट पर्सन हु इज़ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, जो भी चीफ जस्टिस हैं वो ही नॉमिनेट करते हैं जज को, और उनको क्या बना दिया जाता है, शॉल बी इट्स चेयरमैन। फिर बाद में वो चेयरमैन बन जाते हैं। सेक्रेटरी अगर लीगल अफेयर्स के हैं तो वो मेंबर्स होंगे सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कंज्यूमर अफेयर्स, से कोई भी डिपार्टमेंट डील कर रहा है तो वो भी उनका मेंबर होता है। फिर नेक्स्ट है सैलरी और होनोरियम, जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो क्या है, कैसे मिलती हैं, ये भी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नेशनल कमीशन वालों की, वो कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। फिर है टर्म्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की क्या टर्म है, यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला है एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन शॉल होल्ड ऑफिस, यानी 5 साल तक के लिए उसको होल्ड करना पड़ेगा ऑफिस, और 70 साल तक की उसकी एज होनी चाहिए, उससे पहले कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, और 70 साल से कम का आदमी इस नेशनल कमीशन का कोई भी काम उसका मेंबर नहीं बन सकता। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ गुड्स और कंपेंसेशन है वो 1 करोड़ से एग्जीड होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। फिर इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखी, 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी लिमिट्स होंगी वो सारी की सारी नेशनल कमीशन हेल्ड करेगा अपने पास। फिर है टू एंटरटेन अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टेट कमीशन, अगर कोई भी दोबारा से अपील आई है, स्टेट कमीशन का ऑर्डर किसी पर्सन को पसंद नहीं आया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, तो वो भी सारे कौन देखेगी, नेशनल कमीशन देखेगी। उसके बाद है कि टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, जो भी रिकॉर्ड्स के मंगाने होंगे वो मंगा सकती है, और जो भी ऑर्डर्स हैं कंज्यूमर को डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए वो ऑर्डर जो भी उसको सही लगता है वो पास आउट कर सकती है। उसके बाद है पावर प्रोसीजर ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। यहाँ पर जो सेक्शंस दे रखे हैं, सब सेक्शन 4 एंड 5 एंड 6 ऑफ सेक्शन 13, ये जितने भी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पर ही आपके प्रोसीजर्स लिख रखे हैं, और जो भी प्रोसीजर्स हैं वही डिस्ट्रिक्ट फॉरम वाले प्रोसीजर हैं, और स्टेट कमीशन में भी ऐसा ही वही डिस्ट्रिक्ट फॉरम वाले प्रोसीजर्स हैं, बट आपने सेक्शन का ध्यान रखना है कौन से सेक्शन वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपील, अपील यानी अगर कोई भी पीड़ित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसको अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ पर अब जा सकती है, अब नेशनल कमीशन तो लास्ट स्टेज थी, अब लास्ट वो कहाँ जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो लास्ट फैसला होगा, ठीक है। अगर उसके पीरियड के बाद जाती है 30 दिन के बाद, तो वो उनका जो फाइल है वो केस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यहाँ पर क्या है कि पहला पॉइंट ये दे रखा है कि जो भी स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो भी है, वो इन जो भी उनका प्रोविज़न होगा उसी के अगेंस्ट चलेंगी, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा उसी को वो क्या करती हैं, ले लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो भी स्टेट कमीशन है और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, जो नेशनल कमीशन है, उनको शॉल नॉट एडमिट अ कंप्लेंट अनलेस इट, अगर मान लीजिए कंप्लेंट 2 साल तक, जैसे कि कोई भी पार्टी है उसने अगर किसी गुड को यूज़ किया है और अगर 2 साल बीत चुके हैं उस गुड को यूज़ करने के बाद, तब वो जाके कंप्लेंट कर रही है, तो वो कंप्लेंट एक्सेप्ट ही नहीं होगी। 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, अगर बाद में करी जाती है तो वो एक्सेप्टेंस में नहीं आएगी, ठीक है। वो ये लोग सुनेंगे ही नहीं उस बात को कि आपको 2 साल के बाद आप बता रहे हो, 2 साल के अंदर अंदर बताना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कंपनी जो कंप्लेंट है वो specified above, if the complaint satisfied the district forum, the state commission or the national commission as the case may be, that he had sufficient cause for not filling the complaint। अगर मान लीजिए कि अगर ये बात ऊपर बोली गई है कि अगर उन्होंने 2 साल तक नहीं की है, और अगर वो यहाँ पर ये एविडेंस दे देते हैं या एक रिटन फॉर्म में कुछ दे देते हैं, ये बता देते हैं कि क्या सफिशिएंट कॉज था कि जिसकी वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर पाए थे उस पीरियड में, तो भी अगर वो एक सही कंप्लेंट, एक सही एविडेंस लगता है, तब कंप्लेंट उनकी सुनी जा सकती है। उसके बाद है कि जो भी ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट फॉरम दे रही है, स्टेट फॉरम दे रही है, वो सारे एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, और जो भी ऑर्डर्स हैं वो उनको मानने पड़ते हैं। उसके बाद है कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन है, अगर फेल्स हो जाती हैं टू गेट इट्स ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, अगर वो अपने खुद के ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाती हैं, तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है और जो डिस्प्यूट्स हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगे, वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे।
तो जो ऑर्डर है अगर कंपनी के अगेंस्ट दिया है तो वो भी उसको देखना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या प्लेस है, वो सारा का सारा जुरिस्डिक्शन में डिसाइड करना पड़ता है। यानी पहले अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर है, जैसे हमने पढ़ा था, अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स उन पे केस कर रहे हैं और वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी एक से ज़्यादा हैं, तब भी उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा उसका ब्रांच ऑफिस वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है व्हेन अ कंप्लेंट पुट अप बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन इज फाउंड टू बी फ्रिवलस और वेक्सेशियस, इट शॉल फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिसमिस द कंप्लेंट। अगर उनसे पहले रख दिया गया है तो भी जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे राइटिंग में होंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन को लगता है कि ये सही नहीं है तो वो कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दी और फिर बाद में उसको लगता है कि नहीं ये कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी, तो वो भी कंप्लेंट वापस ले सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम या कोई भी कमीशन जो है, अगर उनको भी ऐसा लगता है कि ये जो है सब कुछ सही है, तो फिर वो भी कंप्लेंट क्या कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। उसके बाद है जो भी कंप्लेंट है अपोजिट पार्टी की वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये बोला गया है, इट कैन ऑल्सो मेक एन ऑर्डर डेट द कंप्लेनेंट शॉल पे टू द अपोजिट पार्टी सच कॉस्ट। अगर मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर ने गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया है किसी भी पर्सन पर, अपोजिट पार्टी पर, तो उसको कम से कम 10,000 रुपीज़ उसको उस कॉस्ट को देना पड़ेगा दूसरे अपोजिट पार्टी को, कि आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है आपने, तो इसकी भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर जो है नेशनल कमीशन हो या चाहे स्टेट कमीशन है चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वो उनको क्या करती है, पनिश करती है विद इम्प्रीजमेंट यानी कि उनको जेल में डाल देती हैं 1 महीने के लिए। और लेकिन ये जो है इससे कम की जेल नहीं होती है, 1 महीने तो उनको रहना पड़ता है, और 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकती हैं। उसके बाद है कि फ़ाइन ले सकती हैं जो कि 2,000 से कम नहीं होता, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है कितना, 10,000 तक। और ये दोनों काम कर सकती हैं, उनको जेल भी भेज सकती हैं और फाइन भी ले सकती हैं। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी एक्ट में, तो उनमें क्या आया था, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिमिट में इंक्रीज हो जाना। यानी जो फाइनेंशियल है, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, वो कंप्लेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कंपेंसेशन, यानी उसमें 20 लाख से ऊपर की क्लेम नहीं कर सकते हैं आप लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। ऐसी स्टेट कमीशन में कितने तक की वैल्यू होती है, 20 लाख्स क्लेम एक्सीड रुपीज़ 20 लाख तक एक्सीड हो सकती हैं, लेकिन 1 करोड़ से कम तक की होनी चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर तक की नहीं होनी चाहिए। नेशनल कमीशन में भी यही बोला गया है, 1 करोड़ से ऊपर तक की नहीं होनी चाहिए। अभी हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद है जजमेंट्स रिगार्डिंग कंप्लेंट्स। क्या क्या जजमेंट है कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग। पहला है टाइम लिमिट जो है वो ढंग से होनी चाहिए। जैसे इशूइंग पार्टी को ये दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो जो अपोजिट पार्टी है उसको इशू कर दिया जाता है नोटिस कंज्यूमर के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर कि वो कोई ना कोई एक्शन ले, बताए कि उसने क्यों ऐसी गलती करी है। लेकिन अगर वो उसको नहीं बताता, फिर उसको मैक्सिमम 15 दिन और दिए जाते हैं। अगर फिर भी वो नहीं बताता है या वो अपने लिए कोई एविडेंस नहीं रख सकता है, तो जो केस है वो कोर्ट तक भी पहुंचता है, कोर्ट तक तो पहुंच ही जाता है। फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो उन कमीशंस और फॉरम का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी जो अनलेस सफिशिएंट कॉज इज शोन, अगर कोई ऐसा पर्सन है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जो स्टेट कमीशन वगैरह हैं, वो ये देखती हैं कि जो भी उन्होंने केस किया है, अगर उसके लिए सफिशिएंट कॉज नहीं है तो भी वो केस में कोई भी जजमेंट नहीं करती हैं। अपोजिट पार्टी जो है डिबेरेट फ्रॉम इंगेजिंग एनी लॉयर, कि उस अपोजिट पार्टी को भी टाइम मिल जाता है कि वो अपना लॉयर ले सकती हैं, यानी अपॉइंट कर सकती हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ द लीगल हियर रिप्रेजेंटेटिव एज अ पार्टी टू कंप्लेन इन, अगर किसी की डेथ हो जाती है, यानी किसी कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है उस पार्टी का, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स यूज़ करके उस कंप्लेनेंट की, जिसने कंप्लेंट की उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो जो पार्टी है और उसका कोई अगर फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है, तो वो उसकी जगह पे केस लड़ सकता है। उसके बाद है कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कमर्शियल हैं और जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कंप्लेंट कर सकती हैं बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए। और सब्सटीट्यूशन ऑफ द लेट द सेलर बी अवेयर, कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ये भी होना चाहिए कि जो बायर हैं वो ध्यान रखें
प्रोडक्ट को लेने से पहले जैसे उनको भी ये पता होना चाहिए कि गुड्स पे जो मार्क्स होते हैं वो देखे जाएं, कि आपको खुद को भी सिक्योरिटी देखनी चाहिए। मान लीजिए इसमें बायर की गलती थी, वो गुड्स परचेज करके ले आया और वह एक्सपायरी निकला, तो इसमें हम प्रोड्यूसर की या जो शॉपकीपर है उसकी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि बायर ने ही ध्यान नहीं दिया उन गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो बायर को भी अवेयर रहना चाहिए। फिर उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में एक प्रोटेक्शन बिल पास किया था कंज्यूमर का, जो कि क्या था, कब किया था, अगस्त 6, 2019 को, एंड लेटर इट वॉज साइंड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फिर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बाद साइन हुआ। दिस न्यू एक्ट विल बी रिप्लेस द ओल्ड कंज्यूमर एक्ट। इस न्यू एक्ट ने किसको रिप्लेस कर दिया, पुराने एक्ट को। अब हम पढ़ रहे हैं 2019 वाला एक्ट, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, क्या चेंज हुआ, तो पूरा ही ये चेंज हो गया है। तो देखते हैं क्या हुआ है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू ईज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस सेल, कि ये बहुत आसान कर दिया जाए। ईज का मतलब होता है ईजी, आसान कर दिया जाए कंज्यूमर ग्रीवेंस जो रिड्रेसल सिस्टम है, यानी जो ये स्टेट कमीशन का प्रोसेस है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम का और नेशनल कमीशन का जो भी प्रोसेस है उसको आसान कर दिया जाए। फिर उसके बाद है टू डेवलप अ बेटर मैकेनिज्म टू डिस्पोज, यानी एक बेटर मैकेनिज्म ऐसा यूज़ किया जाए, मैकेनिक्स यूज़ की जाए जिससे बहुत जल्दी जल्दी कंप्लेंट सुनी जा सकें और बहुत जल्दी जल्दी फैसला लिया जा सके, स्पीडी मैनर में काम होए। टू हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, कि बहुत जल्दी जल्दी जो पेंडिंग केसेस हैं, कई बार ऐसा होता है फाइल्स बहुत टाइम तक पड़ी ही रहती हैं, तो जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनको भी फटाफट से सॉल्व किया जा सके। उसके बाद है नीड ऑफ द न्यू एक्ट। नई एक्ट की नीड ही क्यों पड़ी, कंज्यूमर मार्केट्स हैव अंडरगोन ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत जल्दी से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया था, तो उन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक नए कंज्यूमर एक्ट की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। देन उसके बाद है कि प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट प्लेस में जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चल रही हैं उनका इंक्रीजमेंट हो रहा है, उस वजह से भी पड़ी। ग्लोबल सप्लाई चेन्स बढ़ गई, यानी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड राइज हो गया और रैपिड ग्रोथ हुई ई कॉमर्स में। आजकल सारे काम किस में हो रहे हैं, हमारी ई कॉमर्स से हो रहे हैं, यानी फ़ोन वगैरह से आप कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, आजकल बिल जो है हम फ़ोन से पे कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं उस वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी। जो ऑनलाइन से सामान मंगाया, अब उस पर कौन केस कर सकता है, क्योंकि ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तो बताया ही नहीं गया था, तो इस वजह से भी ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद है न्यू डिलीवरी सिस्टम, जैसे हो गया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई कंज्यूमर्स के पास, उस वजह से भी न्यू डिलीवरी सिस्टम, यानी हम जैसे ऑनलाइन सामान वाला ही सिस्टम हो गया, तो हम गुड्स जो मंगाते हैं तो वो डिलीवरी सिस्टम भी चेंज हो गया सर्विसेज का। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट है न्यू चैलेंजेस कंज्यूमर के पास आने लग गए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में भी मिसलीड होने लग गया, और क्या कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग होने लग गई, डायरेक्ट सेलिंग और ई टेलिंग, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होना और डिफरेंट प्रोसेस। यानी आजकल अगर हम शॉप पर भी जाते हैं तो वो भी फ़ोन पे या जो भी हमारा पेटीएम है उसके कार्ड्स लगे हुए होते हैं जिस पे आप स्क्रैच करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी क्या हो गया है, चेंज आया है। तो उस चेंज को अडाप्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को दोबारा से न्यू एक्ट बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद है फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के क्या फीचर्स हैं। इसने डेफिनेशन ही ब्रॉड कर दी है, यानी बढ़ा दी है। जो न्यू एक्ट है उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। कोई भी पर्सन जो गुड्स परचेज कर रहा है, वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है चाहे वो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, टेली शॉपिंग है, तो जिस तरह से भी हैं उनके भी बात सुनी जाएगी। गुड्स का मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट में फूड को भी इंक्लूड किया गया है, और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर काम किया जाएगा कि फूड के स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी, जैसे हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर पहले अलग एक्ट के अकॉर्डिंग फूड का चलता था कि अगर फूड से रिलेटेड कोई बात है तो आप अलग जो है एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक ही एक्ट के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। उसके बाद है ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अगर कई बार अब देखो जो भी कंप्लेंट्स हैं वो भी कैसे फिल हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फिल हो रही हैं। कोई भी कंप्लेंट हम लोग ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर यहाँ पे बोला गया है सेक्शन 10 ऑफ CPA 2019 सीक्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
उसके बाद यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर के राइट्स को, उसके जो प्रमोशन, फिर यहाँ पर उनको किन किन चीज़ों से किया जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो भी हुई हैं उनसे वो किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर उनको पेनल्टी भी लगाई जाती है जिन्होंने सारे रूल्स वायलेट किए हैं। तो ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी है, ये क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरा इंक्वायरी करती है, उसके बाद जो भी वॉलेशंस हुई हैं उनके द्वारा डिसीजन लेती है। फिर यहाँ पे है राइट ऑफ कंज्यूमर्स, क्या क्या कंज्यूमर के राइट हैं, वो राइट्स नहीं बदले हैं, वो सारे वही राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू हियर और राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे न्यू राइट्स हैं। नाउ इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर राइट्स देयर आर 5 न्यू कंज्यूमर राइट्स यू गेट एज अ कंज्यूमर, यानी अब नए 5 और राइट बन गए हैं जो कंज्यूमर को पता होने चाहिए। पहला है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर, अब आप कहीं से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इस राइट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स कैन नाउ कंप्लेंट विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन और स्टेट कंज्यूमर कमीशन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हैं, अपने होम से, ऑफिस से, और वाइल अगर वीकेंड ट्रिप पर हैं तब भी कर सकते हैं। प्रेजेंटली जो कंज्यूमर्स हैं रिक्वायर्ड टू फाइल अ केस ओनली एट अ प्लेस वेयर द प्रोडक्ट वॉज परचेज, और पहले तो कैसे होता था, अब तो कभी भी कर सकते हैं, जहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद है राइट टू सीक कंपेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, जो CPA है वो अलाउ करती है अ पर्सन टू क्लेम द प्रोडक्ट लाइबिलिटी अगेंस्ट सच मैन्युफैक्चरर, जो भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और अ प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट टू कंपेंसेट फॉर एनी हार्म, यानी यहाँ पर ये बोला गया है अगर उसने कोई भी डिफेक्टिव गुड वो कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं, उसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके पास राइट है कि वो कंपेंसेशन ले सकता है। फिर राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास के उस पर भी कंज्यूमर को क्या दिया गया है, राइट दिया गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। यू हैव ए कंप्लेंट दैट रिलेट्स टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, यानी अगर आपकी ऐसी कोई कंप्लेंट है जहाँ पर कंज्यूमर राइट का वायलेशन हुआ है, उसके लिए भी आप जाकर कंप्लेंट आसानी से कर सकते हैं। फिर है यू कैन फॉरवर्ड द कंप्लेंट इन राइटिंग में कंप्लेंट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस के जो कमिश्नर हैं उनको भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे सही लगता है, जिस क्लास में आप जाकर कंप्लेंट करना चाहते हैं उस टाइप से कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट टू सीक अ हियरिंग यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप हियरिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनी कंप्लेंट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम based on the affidavit and documentary evidence placed before it. If an application has forwarded by a consumer for hearing through video conference, the commission can allow for this provision. अगर कोई भी कहता है कि ये सारी की सारी उन्होंने अगर जो भी एफिडेविट्स वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अगर दे दिए हैं और वो वीडियो कॉल पर भी आपकी हियरिंग कर रहा है, यानी कि वो जो भी कंज्यूमर है अगर वहाँ पे वीडियो कॉल पर भी कोई मैसेज दे रहा है तो भी वो माना जाएगा। उसके बाद है राइट टू नो वाई अ कंप्लेंट वॉज रिजेक्टेड, आपके पास ये भी राइट है कि क्यों मेरी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया गया। नो कमीशन कैन रिजेक्ट अ कंप्लेंट विदाउट हियरिंग द कंप्लेनेंट, बिना कंप्लेनेंट को सुने कोई भी जो कमीशन है वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकती कंप्लेंट। द कमीशन मस्ट डिसाइड टू एडमिट और रिजेक्टिंग कंप्लेंट विद इन 21 days, 21 दिन के अंदर का उनके पास टाइम होता है कि रिजेक्ट करना। अगर जो कंप्लेनेंट है उसको ऐसा लगता है कि मेरी कंप्लेंट बिना किसी बात पर रिजेक्ट की गई है तो उसके ऊपर भी वो क्या ले सकता है, एक डिसीजन ले सकता है। उसके बाद है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यहाँ पर भी इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जहाँ पर इंक्लूड किया गया है शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं, जैसे सेलर कहता है मैंने भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज़ किया है, या कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अगर आप दे रहे हैं तो भी जो क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, गलत इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप उसको पर्सनली बता रहे हैं, ठीक है। पेनल्टीज़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पेनल्टीज़ देनी पड़ती है गलत एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। और उसके लिए क्या बोला गया है कि 2 साल की सेम जेल हो सकती है, और इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस द फाइन में बी एक्सटेंडेड, और इसमें जो फाइन है वो 10 लाख का होता है वैसे तो, लेकिन बाद में एक्सटेंड हो सकता है 50 लाख का, और इम्प्रीजमेंट भी 5 साल तक की एक्सटेंड हो सकती हैं। उसके बाद है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यहाँ पर क्या है जो एक्ट ऑफ द एक्ट हैज़ द प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस,
तो यहाँ पर स्टेट लेवल है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके ऊपर भी अलग अलग कमीशंस बनाई जा सकती हैं। और ये कमीशन क्या क्या कंप्लेंट से रिलेटेड होती हैं, यानी किस कंप्लेंट को ये सुनती हैं। ओवर चार्जिंग और डिसिप्टिव चार्जिंग, ज़्यादा चार्ज कर लिया, अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको वो इशू ही नहीं करना था कोई गुड वो भी इशू कर दिया, गलत गुड दे दिया यानी जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है लाइफ के लिए, या सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड का सेल कर दिया। फिर यहाँ पे है मेडिएशन। द CPA of 2019 now provides for the settlement of dispute via way of mediation if there is possibility of settlement at the stage of admission of complaint or any later stage if acceptable to the both the parties. This will help the speedy resolution। यहाँ पे ये दिया जाता है कि दोनों पार्टीज़ अगर खुद ही अपने मामले को सुलझा लेती हैं और कंज्यूमर जो कोर्ट है अगर वो कहता है कि अगर आपने खुद ही अपने मामले को सुलझा लिया है तो वो बाद में अपनी कंप्लेंट भी वापस वगैरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एम्बिट ऑफ लॉ, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वाइल फ्री और पर्सनल। यहाँ पर जो फ्री सर्विसेज दी जा रही थी या पर्सनल सर्विसेज दी जा रही थी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑल द सर्विसेज सारी की सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं या फ्री में दिया गया है या पर्सनल सर्विसेज दी गई हैं, वो एक्सक्लूड की गई और एक्सक्लूडेड, यानी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग। इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं, टेलीकॉम की ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्री और पर्सनल सर्विसेज हैं वो एक्सक्लूड होती हैं यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है। फिर है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंक्लूड 6 टाइप्स ऑफ सच प्रैक्टिसेस। 6 तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये सारी। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस और ऐड की गई हैं। फेलियर टू इशू अ बिल और रिसिप्ट, कि आपने बिल या कोई रिसिप्ट इशू नहीं करी है। रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट अ गुड रिटर्न विद इन 30 डेज, आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि आप गुड रिटर्न कर देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, फिर भी आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, तब भी यहाँ पर एक्ट में ये कंसिडर किया जा सकता है, दोबारा से केस लड़ा जा सकता है। और डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो लो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकती है। कॉन्टेस्ट और लॉटरीज में भी नोटिफाइड नोट फॉलोइंग, यहाँ पर जो है ये वाली जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं ये भी नोटिफाइड नहीं की जा सकती हैं, कॉन्टेस्ट हो गए या लॉटरीज वगैरह वाले, ठीक है। फिर है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट यहाँ पर प्रोविजन है प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के अगेंस्ट। फिर उसके बाद है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रोविजन है। और लिस्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विच में बी हेल्ड एज अनफेयर, यहाँ पर 6 कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी जो टर्म्स हैं वो बताई गई हैं जो अनफेयर होंगी। फिर उसके बाद है सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल CPCS, ये जो है प्रमोट करती हैं कंज्यूमर के राइट्स को और दे आर इस्टेब्लिश एट हर लेवल पर इस्टेब्लिश है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है या नेशनल लेवल है। द न्यू बिल मेक CPCS एडवाइजरी बॉडीज़ फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्शन करना और उनको प्रमोट करना। और यहाँ पर भी जो ये इस्टेब्लिश होती हैं ये तीनों लेवल पर इस्टेब्लिश होती हैं। उसके बाद है रेगुलेटर, यहाँ पर इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेगुलेट करने का ऐसा प्रोविज़न है। अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तरफ से जो भी मोड सही लगता है उस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कमीशंस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20 लाख तक का करता है, फिर उसके बाद स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का करती है, और यहाँ पर नेशनल कमीशन 1 करोड़ से ऊपर। अब यहाँ पर ये बड़ा बदल गया है। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो 1 करोड़ तक की जो गुड्स और सर्विसेज का कंप्लेंट्स हैं वो सॉल्व कर सकती हैं। फिर उसके बाद है स्टेट कमीशन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में, और 10 करोड़ से अबव वाले नेशनल कमीशन में आ जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ कमीशंस, कमीशन का कंपोजिशन कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट में हेडेड बाय करंट और फॉर्मर, जो भी करंट और फॉर्मर पर्सन्स होते हैं वही हेडेड होते हैं, जज होता है और 2 मेंबर्स होते हैं। स्टेट कमीशन में भी फॉर्मर और करंट वाले होते हैं, और इसमें हाई कोर्ट जज होता है और एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। फिर नेशनल कमीशन में हेडेड बाय करंट फॉर्मर और सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और 4 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर क्या केस हो गया अब कि डिस्ट्रिक्ट फोरम हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स,
देन के द्वारा जो प्रेसिडेंट है वो हेड हो जाता है, हेडेड करता है, यानी सारा का सारा देखता है। और 2 मेंबर्स होते हैं। फिर स्टेट कमीशन में हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स होते हैं एटलीस्ट। फिर नेशनल कमीशन में हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स, इसमें भी 4 मेंबर्स होते हैं। फिर अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन कमिटी comprising a judicial member and other officials which recommend members on the कमीशंस पर ये जो सिलेक्शन कमेटी है उनको ही सिलेक्ट करती है, कोई भी प्रोविजन सिलेक्शन कमेटी नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है अपनी नोटिफिकेशन पास करके। उसके बाद है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है लेकिन यहाँ पर मीडिएशन का प्रोविजन है। उसके बाद है पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ क्या है, इफ अ पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन ही में फेस इम्प्रिजमेंट फेस करनी पड़ती है 1 मंथ की, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाती हैं 3 साल तक की, और फाइन होता है 2000 से लेकर 10,000 तक, और दोनों फेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पर्सन डज नॉट कंप्लाई, यहाँ पर फिर क्या होगा, जो इम्प्रिजमेंट है यानी जो जेल जाना पड़ेगा उसको 3 साल तक के लिए जाना पड़ेगा, और फाइन जो है वो 25,000 से कम नहीं है, और इसको बढ़ा दिया जाता है 25,000 से कम नहीं है लेकिन बढ़ा कितना दिया जाता है 1 लाख, और दोनों को भी मतलब दोनों चीज़ें भी दे सकते हैं, उनको जेल भी दे सकते हैं और फाइन भी चार्ज कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स का यहाँ पर कोई प्रोविजन ही नहीं था, अब यहाँ पर ई कॉमर्स का भी प्रोविजन है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में भी अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उसके लिए भी ये लोग डिसीजन ले सकते हैं। आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से रिवाइज करिए और बाय बाय।